गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए स्टूडेंट, इन आवर लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। हमने रिजल्ट देखा था स्टूडेंट, ये फोर्स ऑन ए current carrying wire is given by I L cross B, where I is the current flowing through that wire। स्टूडेंट, अगर ये एक वायर है, सपोज ये एक वायर है जिसकी ये लेंथ आपको L दे रखी है और इसको आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो इसके बराबर होती है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज आई एल क्रॉस बी। आप एल की डायरेक्शन स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट होता है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है आप एल की डायरेक्शन वही लेंगे। ये करंट एलिमेंट डिनोट कर रहा है बेसिकली। सो आई एल क्रॉस बी इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल। हमने पहले एक छोटे से एलिमेंट पे निकाली थी मैग्नेटिक फोर्स, और वो छोटे एलिमेंट के लिए हमने डीएल लेंथ ली थी स्टूडेंट, और रिजल्ट आया था आई डी एल क्रॉस बी, दैट वाज डीएफ। वो क्या थी स्टूडेंट? एक छोटी सी फोर्स एक छोटे से एलिमेंट पे, डीएफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, और पूरे के लिए अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इतनी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी करंट कैरिंग वायर के ऊपर। फाइन स्टूडेंट्स, देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। देखिए एक स्ट्रेट वायर है स्टूडेंट, लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रेट वायर, दिस इज आवर स्ट्रेट वायर स्टूडेंट्स। ये अपना स्ट्रेट वायर है यहाँ पे, और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट 2 एम्पेयर का। लेट्स से 2 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। इसकी आपको मास दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर इज द लेंथ, 1.5 मीटर इज द लेंथ, एंड मास ऑफ दिस वायर इज 200 ग्राम। 200 ग्राम इज द मास। इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए सस्पेंड किया हुआ है, ये स्टूडेंट हवा में लटक रहा है, तैर रहा है अपने आप से एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट बी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये हवा में लटक रहा है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि हवा में कैसे वो लटक सकता है, कैसे वो तैर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रस्सी नहीं है जिससे हमने इसको बांध रखा है, तो हवा में तैर रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो इसका वेट होगा mg, जो उसका वेट लग रहा है नीचे, उस वेट को काउंटर बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स। उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स होगा स्टूडेंट्स जो इसको बैलेंस करे हुए इसके वेट को। और अगर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट मुझे पता है कि फोर्स का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी, मतलब आप एल से बी की तरफ जब कर्ल करेंगे, एल से बी की तरफ जब कर्ल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन मुझे अपवर्ड दे रखी है स्टूडेंट, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर एल से, एल है इस तरफ, एल इस तरफ है स्टूडेंट, एल से जब मैं बी की तरफ कर्ल करूंगा, एल से जब मैं बी की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब तभी मेरा ऊपर पॉइंट करेगा। थंब मेरा ऊपर कब पॉइंट करेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर कंसीडर करूंगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप यही लिख देंगे, वी शुड कंसिडर बी एज into the plane of paper, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रॉस भी बोलते हैं। in the given figure so that magnetic field FB is in upward direction
FB is in upward direction to counterbalance its weight, that is mg. तो स्टूडेंट mg को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, और उस फोर्स के लिए स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होना चाहिए। तो अब मैं दोनों को बैलेंस कर देता हूं। देखिए FB इज इक्वल टू mg, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, देखिए FB क्या होती थी, IL क्रॉस B। I कितना है स्टूडेंट, I आपको 2 एम्पियर दे रखा है, तो इसका मतलब है IL क्रॉस B इज इक्वल टू mg। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन लेंथ है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा स्टूडेंट, ये दोनों वेक्टर जो इनको जब मैं ओपन करूंगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ L, मैग्नीट्यूड ऑफ B sin 90 1 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज आई विल गेट सिंपली ILB sin 90 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू mg। तो स्टूडेंट यहां से हमारा B आ जाएगा, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू mg बाय IL। हमारा यहां से निकल के आ जाएगा स्टूडेंट B comes out to be, B कितना आ जाएगा स्टूडेंट, mg, B आ जाएगा यहां से mg बाय IL। m मास आपको दिया हुआ था 200 ग्राम, लेकिन स्टूडेंट ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट से मुझे लिखना है इसको। सो 200 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम इनटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं उसको 10 ले लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैं उसको 10 कंसीडर कर रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो g की वैल्यू 10, और उसके बाद स्टूडेंट्स करंट आपको दिया हुआ है, करंट इज 2 एम्पियर एंड लेंथ इज 1.5। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, देखिए ये तीनों जीरो कैंसिल आउट होगी स्टूडेंट, 2 बाय 1.5 इंटू 2 3, सो दैट इज 0.66 बार, ऐसे चलता रहेगा स्टूडेंट, टेस्ला 0.666 ऐसे चलता रहेगा। टेस्ला इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट लुक एट दिस अगेन, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यू आर गिवन अ 3 सेंटीमीटर वायर हैविंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। स्टूडेंट अगर मान लो ये अपना सोलेनॉइड है, इस तरीके से ये आपको सोलेनॉइड दे रखा है, तो इस सोलेनॉइड के अंदर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने देखी थी कि किसी सोलेनॉइड की जो कोर है स्टूडेंट, कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पे एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो स्टूडेंट आपको दिया हुआ है कि किसी सोलेनॉइड के अंदर एक वायर रखा हुआ है जिसकी लेंथ है स्टूडेंट, जिसकी लेंथ दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज इट्स लेंथ, 3 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, कितना करंट है, करंट इज 10 एम्पियर, इस वायर के अंदर है स्टूडेंट, सोलेनॉइड के अंदर नहीं, वायर के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फाइन, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, स्टूडेंट ये वायर जो है, ये वायर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर इस तरीके से सोलेनॉइड है स्टूडेंट, अगर सोलेनॉइड का एक्सिस ये है, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, सपोज एक्स, तो स्टूडेंट आपका जो ये वायर है ये इधर इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस और सपोज वाई एक्सिस, जो भी आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट। तो ये जो वायर है स्टूडेंट ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज 0.27 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 0.27 टेस्ला, और आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट वो आपको नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और आपको लेंथ दे सकता है सोलेनॉइड की, आपको करंट दे सकता है सोलेनॉइड का। तो ये सारी वैल्यूज जो है स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाएगा वो इनसे, इन वैल्यूज को इसीलिए देता है वो, ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सको, और कैलकुलेट करने के बाद फिर आप यहाँ पे फोर्स निकालो। लेकिन अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन में ये छोटा ही बनेगा, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है,
आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी स्टूडेंट्स, ये फोर्स होती थी किसी वायर पे जिसके अंदर करंट आई है, उसकी लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आई एल बी साइन 90। साइन 90 इसीलिए आएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट है और यू कैन से जो लेंथ की डायरेक्शन है स्टूडेंट, उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका करंट इज 10 एम्पेयर इनटू लेंथ है 3 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड है 0.27 टेस्ला। सो दिस इज 27 into 3, that is 81. So this is equal to 0.81 into 10 into 10 to the power minus 2. So that is 8.1 into 10 to the power minus 2 Newton. This is the force. ये force आ जाएगी students 8.1 into 10 to the power minus 2 Newton, जो इस वायर पे लगेगी, जो सोलेनोइड के एक्सिस के अलोंग उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ। स्टूडेंट्स ये मैग्नीट्यूड आया है। अगर आपको डायरेक्शन भी देखनी है तो स्टूडेंट आप फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल L से B की तरफ कर्ल करना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो आप L की तरफ अपनी फिंगर्स को रखेंगे और B की तरफ कर्ल करेंगे। तो लेंथ आपकी कहां है स्टूडेंट? दिस इज एक्चुअली गोइंग इनवर्ड, अंदर की तरफ है। तो एक तरीके से L स्टूडेंट इस तरीके से दिया हुआ है आपको और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो जब आप L से B की तरफ कर्ल करेंगे, L से B की तरफ जब मैं कर्ल करूंगा, माय थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड। स्टूडेंट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी उस पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है फोर्स की डायरेक्शन होगी। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। लेकिन स्टूडेंट ये तभी होगी जब आपका करंट जो है वो इनटू द प्लेन होगा। करंट जो है आपका इनटू द प्लेन होगा और मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट, तब आपकी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं स्टूडेंट्स, तो उनके बीच में कितनी फोर्स लगती है वो आप निकालने वाले हैं। ये स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है ये आपका यूज होता है 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है स्टूडेंट। 1946 में इसको पहली बार यूज किया गया था एज ए डेफिनेशन फॉर 1 एम्पेयर स्टूडेंट। आइए देखते हैं कि कैसे हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करेंगे और कैसे किन्हीं भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से दीज आर आवर 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ये हमारे दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं स्टूडेंट। सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड इन दिस करंट इज I2। सपोज कर लो स्टूडेंट इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज वायर नंबर 1 एंड दिस इज वायर नंबर 2। सो कंसिडर two parallel current carrying wires 1 and 2 having current I1 and I2. Fine. Let the separation between them is D. Let they are separated by a distance D। इनके बीच में मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम सेपरेशन कितना है D। अब देखिए पहले मैकेनिज्म हम समझेंगे कि फोर्स लग ही क्यों रहा है। यहाँ पे फोर्स लगेगा कैसे, वो मैकेनिज्म मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टूडेंट ये जो वायर है जिसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये अपने आसपास क्या बना लेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ये अपने आसपास स्टूडेंट एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, बिल्कुल ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, ये पूरे रीजन में होगी स्टूडेंट, पूरे रीजन में होगी। तो ये वायर जो है स्टूडेंट इस पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन ऑन दिस साइड। इस साइड पे स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी क्रॉस होगी। क्रॉस का मतलब अंदर जा रही होगी, और इस तरफ स्टूडेंट वो मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी, बाहर आ रही होगी। तो ऐसे स्टूडेंट कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होगी वो, डॉट और क्रॉस, इस तरफ डॉट। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां पे भी
यहाँ पे भी इस वायर की पोजीशन पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि अंदर की तरफ होगी स्टूडेंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर ने क्रिएट की है जिसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको B1 से डिनोट किया है। मैंने इसको किससे डिनोट किया है? B1 से। B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? वायर 1 की वजह से, जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट इसने इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। अब मुझे पता है स्टूडेंट कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड किसकी है? इस वायर की। इस वायर की फील्ड में अगर ये वायर जिसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो रखा हुआ है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? IL क्रॉस B। IL क्रॉस B। मैं इसकी एक लेंथ कंसिडर कर लेता हूं स्टूडेंट। लेट्स से दिस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस वायर जिसकी लेंथ है L स्टूडेंट। इस वायर की लेंथ है L। तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आ जाएगा I2 L क्रॉस B1। I2 L क्रॉस B1, that is the total force on this L length or this small segment having length L of this wire number 2। तो मुझे स्टूडेंट यही आपको समझाना था कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि ये वायर आ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसके ऊपर अब फोर्स लगती है। तो स्टूडेंट अब मैं यहां पे लिख सकता हूं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 is given by F21। स्टूडेंट मैंने इसको F21 लिखा है यहाँ पे, और F21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 पे फोर्स है 1 की वजह से, इसलिए करंट किसका आएगा? 2 का करंट आएगा I2। उसकी लेंथ स्टूडेंट L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की खुद की नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट, ये आप अपने बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स फील नहीं कर सकता। ऐसे मत बोलना कि I1 जो है B1 फील्ड बनाएगा अपने ऊपर और उसी की वजह से फोर्स लगेगी, कभी नहीं होगा स्टूडेंट ऐसा। एक वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स फील नहीं कर सकता है। यहां पे B1 फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा I1 के ऊपर, ये फील्ड यहां पे क्रिएट करेगा B1, और इस B1 फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। सिमिलरली ये वायर भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा B2 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसमें ये वायर प्रेजेंट है और इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो स्टूडेंट कोई भी वायर नेबरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करता है। तो यहां पे मैंने लिखा है फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर इज करंट इन सेकंड वायर मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ स्टूडेंट, जो सेगमेंट मैंने लिया है जिसके ऊपर मुझे देखना है कितनी फोर्स है, सो लेंथ L इंटू B1 इज द फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, तो मैं इनकी वैल्यूज डालता हूं। देखिए अब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, एक बार मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं। F21 इज इक्वल टू I2। देखिए लेंथ जो है इसकी वायर की, लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द प्लेन और लेंथ है नीचे की तरफ, तो दोनों में कितना एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा। लेंथ स्टूडेंट, लेंथ है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। सो दिस इज IL और B1 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू हम जानते हैं स्टूडेंट। लेट्स से ये अपना एक इनफाइनाइट वायर है, ये कितना वायर है? ये बहुत लंबा है, इनफाइनाइट वायर है स्टूडेंट। तो इनफाइनाइट वायर से d डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी? आप जानते हैं ये इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई करंट I1 डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस, दैट इज d। स्टूडेंट ये मैंने निकाल दिया टोटल फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। इसमें मैंने यूज किया है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 बाई d। देखिए d डिस्टेंस पे मुझे देखना था, क्योंकि यहां पे ही तो मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट इन पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यहां पे कितनी दूरी पे है? ये d दूरी पे है स्टूडेंट ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट वायर से, जिसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के अंदर करंट कितना है? I1,
और इसकी डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट d, तो आंसर कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 बाई d, डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन। तो इसका मैंने यूज कर दिया है स्टूडेंट यहाँ पे, और आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है F21। अगर स्टूडेंट मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ देखना चाहूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर अगर होंगे तो उनकी लेंथ बहुत बड़ी होगी स्टूडेंट, तो जो बेटर क्वांटिटी है हमारे पास वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करना। तो मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर डिफाइन कर लेता हूं, लेंथ यहां पे नीचे ले जाता हूं फोर्स के, सो F21 बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय d। ये आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है स्टूडेंट। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू करंट्स डिवाइड बाय d। स्टूडेंट इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ यहां पे लगेगी। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है स्टूडेंट तो कुछ नहीं करना है। देखिए आपको फिर से वही फॉर्मूला याद रखना है, L से B की तरफ आप कर्ल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ नीचे है स्टूडेंट, लेंथ ऊपर है स्टूडेंट, लेंथ यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दे रखी है। सो L से अगर आप B की तरफ कर्ल करेंगे, L ऊपर की तरफ है, B की तरफ आप कर्ल करेंगे, सो फोर्स इज इन दैट डायरेक्शन। अगर आप L से स्टूडेंट B की तरफ कर्ल करेंगे, देखिए L ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप ऊपर से अंदर की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सो थंब इज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन, दैट इज स्टूडेंट ये वायर इस वायर को अट्रैक्ट करेगा। सो आप लास्ट में यहां पे लिख देंगे दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यू कैन से force on the wire 2 due to 1 is attractive in nature, ये कैसी है नेचर में? अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप निकालेंगे अगर इसको तो इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट इस तरफ आएगी। आप L से B की तरफ कर्ल करिए, इस तरफ आएगी ये, तो फोर्स ड्यू ऑन 2 ड्यू टू 1 इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट बिल्कुल जैसे आपने ये एक्सप्रेशन निकाला है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं F12 फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू 2, और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी स्टूडेंट? म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई d। बिल्कुल इतनी ही आएगी, कोई अलग नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। और इसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी स्टूडेंट? इसी तरफ आएगी। F12 अट्रैक्टिव होगा स्टूडेंट, इस तरफ आएगी डायरेक्शन। जब आप L से B की तरफ कर्ल करेंगे तो इस बार डायरेक्शन इस तरफ होगी, वायर की तरफ होगी, अट्रैक्टिव होगी। ये भी क्या है स्टूडेंट? अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड वायर इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग फर्स्ट वायर। वैसे भी स्टूडेंट हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये वायर भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, और इसीलिए आपका जो रिजल्ट है स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आएंगे, और ये भी अट्रैक्टिव नेचर की होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स कैसा आ रहा है? जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एक करंट ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ एक वायर में, तो वही फोर्स किस में बदल जाएगा? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। वो दोनों वायर अब एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। सो स्टूडेंट आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि if current in the two wires is in the same direction, then force is attractive in nature. force कैसी होती है? attractive in nature. But if current is in opposite directions, if current are in opposite direction, then force is repulsive in nature. बिल्कुल। तो देखिए जब दोनों वायर अपोजिट डायरेक्शन में
करंट कैरी कर रहे होंगे, ऐसे एक ऊपर एक नीचे। तो स्टूडेंट ये दोनों वायर एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। और हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन किया है, किसी एक वायर के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगती है, μ0/2 पाई I1 I2 बाई d, वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स। और ये कब होता है, जब किन्हीं दो वायर्स में कुछ करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट।